रमन एक 25 साल का लड़का जो मुंबई में गांव से पढ़ने के लिए आया था, अब एक अच्छी नौकरी करता है और अपने माँ बाबूजी को हर महीने गांव पैसे भेजता है। एक रात रमन अपनी जॉब से निकलकर बाइक से घर जा रहा था कि बीच में एक बिल्ली आई। रास्ते पर रमन बिल्ली को देखकर चौंक गया और उसकी बाइक उससे संभल नहीं पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन की बाइक को थोड़ी खरोच हुई, पर उसने देखा कि उसके हाथ की घड़ी भी टूट गई है। रमन को घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसने वो घड़ी बड़ी मेहनत से अपनी पहली सैलरी से खरीद कर ली थी, इसीलिए उस घड़ी की कीमत रमन के लिए बहुत थी। उस टूटी हुई घड़ी को देखकर रमन उदास हो गया। अरे यार, पहली बार कुछ मैंने खुद के पैसों से लिया था, उस बिल्ली को भी अभी ही बीच में आना था। बाइक पर जाते जाते रमन को अंधेर नगर बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत घड़ियां लेकर दिखती है। उसके पास अजीब अजीब घड़ियां थी। रमन अपनी बाइक रोकता है और घड़ी रिपेयर करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आंटी जी, मेरी ये घड़ी ठीक करके दे सकती हो क्या? अरे मैं सिर्फ बेचती हूँ घड़ियाँ, बनाती नहीं हूँ। अरे यार, ठीक है, मैं ये घड़ी जेब में रख देता हूँ अभी के लिए। आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है। कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है। वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और ना ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी, एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है, तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी, कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता। अभी भी रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगह देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे, ये कैसे हो गया? शायद आईना खराब है, पोंछ देता हूँ। रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? कहाँ जाना है बताओ? मुझे बस आगे के गांव में जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। रमन थोड़ी देर बाद पीछे देखता है तो राघव भी बूढ़ा दिखता है। देखो, तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो। अरे हाँ, अब क्या करूं मैं? जब से मैंने ये घड़ी ली है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रमन की नजर राघव की घड़ी पर जाती है। क्या तुमने जो घड़ी पहनी है वो अभी खरीदी थी? हाँ, एक आंटी आई थी बहुत सारी घड़ियां लेकर, उससे मैंने ले ली, पर पैसे देने के पहले ही वो गायब हो गई। रमन को याद आता है कि उसने भी पैसे नहीं दिए थे उस बूढ़ी औरत को। मतलब ये वही औरत है। रमन की गाड़ी बंद पड़ जाती है। तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारी जान है। तुमने जो घड़ी पहनी है उससे तुम्हारी सारी जवानी बुढ़ापे में बदल रही है और इसलिए अब मैं जवान दिखूंगी। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आती है।
चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोरों से हंसने लगती है। तुम भूत हो? मुझे लगा ही कुछ अजीब हो रहा है। मैं अपनी घड़ी अभी के अभी हाथ से निकालकर तोड़ देता हूँ। फिर ये देखो। रमन घड़ी निकालने लगता है पर घड़ी निकलती नहीं। रमन दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसके दांत कमजोर हो जाते हैं उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर राघव का दांत टूट जाता है। आए भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई थी और अभी ही मेरे दांत गिरा दिए। राघव रोने लगता है। वो चुड़ैल उन दोनों की जान खुद में डालने लगती है। दोनों चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और वो अपनी झोली से कुछ राख उड़ाकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। ए चुड़ैल, ऐसे अनजान लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेना तुझे बहुत बड़ा पापी बनाता है। घोर पापी है तू। ये तू क्या कर रहा है तांत्रिक? तुझे ये महंगा पड़ेगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने पाउडर से बनाए गोलाकार घेरे में कैद करता है। चुड़ैल चीखने लगती है। वो रमन राघव की जान लेने से पहले ही तांत्रिक उसे कैद कर देता है। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया शुक्रिया। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मतलब ये इस गांव की सबसे महान घड़ी बनाने वाले की बीवी थी जो 100 साल पहले यहां रहा करती थी। रानी अपने पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहती थी पर एक दिन उसके पति को एक ऐसी कल्पना सूझी कि उसने वो घड़ी बनाने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आर्यन एक ऐसी घड़ी बनाना चाहता था जो बूढ़े लोगों को जवान कर दे और जवान को बूढ़ा। एक दिन आर्यन अपने घर के बाहर एक आदमी को देख रहा था। वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आती है तेजी से और उस आदमी के ऊपर से जाने ही वाली होती है कि आर्यन चिल्लाता है, अरे भाई, तुम्हें खुदकुशी करनी है तो अपने घर में जाकर फांसी ले लो। जिंदा खुश नहीं हो क्या? अरे साहब, आपको क्या बताऊं, पगार मिलती नहीं समय पर और काम करने जाना पड़ता है। अभी मेरी शादी तय हुई है। मैं क्या खुश रखूंगा अपनी बीवी को? मेरी हालत ही ऐसी है। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ सालों पहले ही। मैं क्या करूं जिंदा रहकर? क्या तुम्हें बूढ़ा होकर मरना अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। ठीक है, ये घड़ी पहनो और कुछ देर के लिए सो जाओ। आदमी सो जाता है और उठकर देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। तुमने ये क्या किया? मुझे खुद को ऐसे नहीं देखना है। तुमने ही तो कहा था तुम्हें ऐसे ही रहना है। मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ अब। ऐसे जिंदा नहीं रहना है मुझे। और तुम्हारी बीवी और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे कभी। उस आदमी का शाप आर्यन और उसकी बीवी रानी को लगता है और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाते। वो मानो एक दूसरे से कहीं दूर चले गए थे। और आज वो दिन है जब वो हादसा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? तुम्हें तुम्हारी जवानी मिल सकती है अगर तुम वो घड़ी हाथ से निकाल दो। अगर तुम्हें उसके लिए अपना हाथ काटना पड़े तो काट दो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी करो वरना तुम और बूढ़े हो गए तो मर भी सकते हो। राघव और रमन ये सुनकर और डर जाते हैं। रमन अपना हाथ काटने के लिए कहता है राघव को। राघव रमन का हाथ काटता है और जैसे ही हाथ कट जाता है वो घड़ी हाथ से उतर जाती है। राघव भी रमन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है। रमन अपने एक हाथ से राघव का हाथ काटता है और उसकी भी घड़ी हाथ से निकल जाती है। दोनों के शरीर से खून बहने लगता है
पर तांत्रिक उन दोनों के हाथों पर एक पट्टी लगा देता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। तांत्रिक उन घड़ियों को लेकर जला देता है और जैसे ही घड़ियां जलने लगती है, चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। आखिर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल रही होती है। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ फिर से वापस देती हूँ। शुक्रिया मुझे मुक्ति देने के लिए। शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है।